आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello students, I am Professor CMACS Ankush More. I completed Cost and Management Accountant, that is CMA, in 2008. In 2012, I became Company Secretary, that is CS. Since 2008, I am teaching to professional students like CA, CMA and CS, as well as 11th and 12th students. In your case, I will teach accountancy. Similar to the 11th, accountancy 12th में दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, that is part 1 and part 2. 11th में आपने अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड सो ऑन. सो 11th में आपका जो फोकस था वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर था और इसी में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो डिटेल में स्टडी किया. अभी 12th में थोड़ी सी लेवल को इंक्रीज किया है और बिगर ऑर्गेनाइजेशन का आपको अकाउंटेंसी स्टडी करना है. तो यहाँ पर हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स स्टडी करने को मिलेगा. सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया है. 11th में जहाँ पे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, 12th में ऑर्गेनाइजेशन की साइज अगर इंक्रीज होती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी ये हम स्टडी करेंगे. तो सिलेबस में क्या क्या है, अभी जो हम सिलेबस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में स्टडी करेंगे वो NCERT के बुक्स में जैसा दिया है उस तरीके से. ओके, सो पार्ट 1 में आपको मिलेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक सिंगल टॉपिक कवर हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको 4 सब टॉपिक्स भी मिलेंगे जिसमें रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, दैट इज बेसिक कंसेप्ट. नेक्स्ट रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर. मीन्स आपको स्टार्टिंग में तो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम स्टडी करेंगे कि न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग हमें करना चाहिए. नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर कवर किया है. अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग करना है. रिटायरमेंट में तो वो वॉलंटरीली जाएगा, डेथ में कंपल्सरीली उसे जाना ही होगा. और नेक्स्ट हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होने से एंड होने तक, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देना. तो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने से लेकर एंड करने तक जो भी अकाउंटिंग है वो आपको 12th के सिलेबस में स्टडी करने को मिलेगी. तो ये आपका पार्ट 1 था. पार्ट 2 में कवर किया है कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ कंपनी अकाउंट्स ये हायर लेवल ऑफ एजुकेशन का पार्ट है. यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस भी करना होगा. ओके, यहाँ पर आपको स्टडी करने को मिलेगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. तो फर्स्ट 3 टॉपिक स्पेसिफिकली कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है. शेयर्स जब इशू करेंगे तो एंट्री क्या रहेगी, क्या अकाउंटिंग की जाएगी, डिबेंचर्स का इशू एंड रिडम्पशन किस तरीके से करना है, एंड फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है. एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना कॉम्प्लिकेटेड होता है. कंपनीज एक्ट में जो रूल्स हमें दिए हैं उसी रूल के हिसाब से स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना कंपलसरी है. आगे जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूंगा. अभी बस इतना समझ लो कि कंपनी अकाउंट्स कंपैरेटिवली अदर ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. नेक्स्ट हमें यहाँ पर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब आपका मार्किंग स्कीम 2020-21 के लिए क्या है. आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम 3 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका रिटर्न पेपर है जो CBSE कंडक्ट करेगा, और पार्ट सी आपका स्कूल कवर करता है.
पार्ट ए में 3 यूनिट्स है, जिसमें फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टोटल 10 मार्क्स के लिए है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए फॉर्म नहीं हुए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, तो 10 मार्क्स के लिए आपको ये चैप्टर रहेगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है। सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन सारे के सारे यूनिट्स कवर होते हैं। टोटल वेटेज जो है वो 30 मार्क्स का वेटेज है। एंड फाइनली अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें हमें इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा। पार्ट बी ऑफ अकाउंटेंसी 2 यूनिट्स को कवर करता है। एक तो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज़ फॉर 12 मार्क्स एंड सेकेंड रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स विच इज़ फॉर 8 मार्क्स। तो पार्ट बी है आपके लिए 20 मार्क्स का। पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क होता है जो आपको स्कूल में कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल, रिटर्न टेस्ट एंड वाइवा होता है। प्रोजेक्ट फाइल के 4 मार्क्स होते हैं, रिटर्न टेस्ट के आपको 12 मार्क्स है एंड वाइवा के लिए 4 मार्क्स, तो ऐसे 20 मार्क्स। तो 60, 20 एंड 20 ऐसा 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। नाउ सिलेबस रिडक्शन फॉर 2020-21। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स रेगुलर नहीं हो पा रहे और ऑनलाइन लेक्चर्स को लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्लासेस में सिलेबस को कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो सीबीएसई ने सिलेबस को कम किया है। वैसे ओवरऑल सीबीएसई का कहना है कि 30% सिलेबस कम हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिलेबस कम हुआ है, ये तो सही है। अकाउंट्स में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल क्या क्या चेंजेस है मैं आपको अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना याद रखो कि ये टॉपिक्स अगर आपने कभी पढ़े नहीं है, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर कंपनीज अकाउंट्स क्या होता है, तो शायद आपको ये पार्ट अभी समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं है, जब हम डिटेल में ये चैप्टर स्टडी कर देंगे तो मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैं आपको बस शॉर्ट में बताता हूँ कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या रिडक्शन हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को निकाल दिया है। वैसे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है, अभी निकाल दिया है। वैसे अगर आप हायर एजुकेशन आप आगे करते हो, सीए, सीएमए या फिर सीएस लेते हो, तो आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स फिर से पढ़ने को मिल सकता है, उसमें तो ये पार्ट कवर हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अगेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकाल दिया है। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ये भी हटा दिया गया है। एंड डेथ ऑफ पार्टनर में से डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट निकाल दिया। अभी डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो ये 2 अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है और जनरली यही 2 अकाउंट्स पूछे भी जाता है और वही उन्होंने सिलेबस में से निकाल दिया। तो डेथ ऑफ पार्टनर का जो मेन पार्ट था वही निकाल दिया है, तो हमें डेथ ऑफ पार्टनर में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। फिर भी हम क्या करेंगे कि क्लास में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसे स्टडी कर देंगे। भले ही सिलेबस रिडक्शन हुआ है तो हमें क्लास का जो एजुकेशनल पार्ट है उसे कम नहीं करना है। जितना नॉलेज हमें ज़रूरी है वो हम ज़रूर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, आपको एग्ज़ाम के लिए उसका प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपका फ्यूचर भी लॉस हो सकता है। इसलिए अगर हम इसके ऊपर रेगुलर लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एंड फाइनली अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें से अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेथड्स, लमसम, ड्रॉ ऑफ लॉट ये निकाल दिया गया है। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जब स्टडी कर देंगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ना, एक स्टोरी है, चलो, ओल्ड मैन एंड हिज सन। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है और आपको एक अच्छा सा मॉरल भी इसमें मिलेगा। अब ये स्टोरी क्या है, तो एक बूढ़ा आदमी रहता था गांव में।
उसका एक ही बेटा था और वो भी जेल में था। अब वो बूढ़े आदमी को गार्डन में, मतलब उसका फार्म जो है उसमें पोटैटो लगाना था। अब वो बूढ़ा होने की वजह से वो काम नहीं कर पाता था, तो उसने जेल में अपने बेटे को एक लेटर लिखा। उसने लिखा, डियर सन, आई एम फीलिंग प्रेटी बैड बिकॉज इट लुक्स लाइक आई वोंट बी एबल टू प्लांट माई पोटैटो गार्डन दिस ईयर। आई हेट टू मिस डूइंग गार्डन बिकॉज योर मदर always love planting them. I am just getting too old to be digging up a garden plot. If you were here, all my trouble would be over. I know you would dig the plot for me if you were not in prison. Love, Dad. तो ओल्ड मैन अपने बेटे को बताता है कि मुझे तो पोटैटो लगाना है, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से मैं लगा नहीं पा रहा। अगर तुम यहाँ पे होते तो ज़रूर मेरी मदद कर सकते थे। ओके। अब कुछ दिन के बाद वो बूढ़े आदमी को एक लेटर मिलता है, उसके बेटे का होता है। कहता है, फॉर हेवन सेक डैड, डोंट डिग अप द गार्डन, दैट्स वेयर आई बेरिड द गन्स। वो गार्डन को खोदो मत, वहीं पे तो मैंने मेरे गन्स को छुपा कर रखा है। और अगले ही सुबह पुलिस और सीबीआई एजेंट आते हैं और पूरा का पूरा जो खेत होता है उसे खोद देता है। अभी बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। उसके बेटे को खत लिखता है और बताता है कि क्या हुआ है पूरा। उसके बेटे का रिप्लाई आता है, गो अहेड एंड प्लांट योर पोटैटोज डैड, इट्स द बेस्ट आई कुड डू फॉर यू फ्रॉम हियर। अब आप क्या कर सकते हो, आपका पोटैटो प्लांट लगा सकते हो, खुदाई हो चुकी है, यहाँ से बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। इस स्टोरी का मॉरल बहुत अच्छा है। नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डीप फ्रॉम योर हार्ट, you can do it. It is the thought that matters, not where you are or where that person. अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आप कहाँ पर हो, आपकी क्या सिचुएशन है, ये मैटर नहीं कर सकती। अभी जो कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, कई सारे स्टूडेंट्स इसका एक्सक्यूज़ भी ले सकते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या फिर हमें ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, जो भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आइजैक न्यूटन ने जो ग्रेविटी का रूल बताया था, जो इसका रिसर्च किया था, वो भी ऐसे ही टाइम में किया था। 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गए थे, तो आइजैक न्यूटन को उनके घर वापस जाना पड़ा था। और उसी ड्यूरेशन में उन्होंने पढ़ाई की और उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया और ग्रेविटी का जो रूल था, जो थ्योरी थी, वो डेवलप की थी। तो सिमिलर टाइम हमारे पास भी है। इस टाइम को हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। और ऐसी कई सारी कठिनाइयाँ तो हमारी लाइफ में आती ही रहेंगी। तो क्या इसका मतलब हमने हाथ पे हाथ धर के बैठना है? नहीं। जितना हो सकता है हमसे उतना तो हमने डेफिनेटली करना ही चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।